वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि कांग्रेस तेलंगाना में जीती है, लेकिन 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई है। इस मामले में सबसे पहले सवाल एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उठाया। उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो उसे लोकतंत्र की जीत बताती है, लेकिन चुनाव हारने पर ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाया जाता है। और ये सवाल लगातार विपक्ष के कई और बड़े नेता भी उठा रहे हैं कि आखिर क्या है मामला और क्यों बार बार ईवीएम जो मशीन है वो संदेह के घेरे में आती है। इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मोहिंदर प्रकाश हैं, नेता हैं कांग्रेस। हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ कौशल रणबीर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप माफ कीजिएगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कौशल रणबीर जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। वर्तमान में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने है, लेकिन इस रिजल्ट के साथ साथ एक और सवाल आया है। वो सवाल ये है कि आखिर ईवीएम मशीन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कटघरे में है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, लगातार बार बार ईवीएम मशीनों पर सवाल। कौशल जी। कौशल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ पा रही। मैं डॉक्टर अजय तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर अजय, अगर आप देखें, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, सारी चीजें देखते भी आए हैं। चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। ऐसे में जब रिजल्ट आ जाता है तब मशीनों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके के सवाल हर बार उठे हैं, लेकिन वही सवाल जहां जीता जाता है चुनाव वहां पर नहीं उठता। और ये सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है कि केवल कांग्रेस ही यहां पर सवाल उठा रही है। ये विपक्ष के और भी नेता इस सवाल को उठा रहे हैं और लगातार उठाते भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव मशीनों पर ही होता है। कैसे आप देखते हैं कि आखिर मशीनों पर जो टारगेट किया जाता है उसके पीछे की कहानी क्या है? डॉक्टर अजय जी। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करते हैं, पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं और आपके नेटवर्क 10 के दर्शकों को सादर सादर प्रणाम के साथ कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। यह दुनिया है, यह देश है, यह लोकतांत्रिक देश है, भारत देश है। और भारत देश में जब भी कोई व्यक्ति कहीं अपनी कमजोरी पाता है तो उसको छिपाने के लिए किसी ना किसी पर दोष मढ़ देता है। और यह दोष आज से नहीं चल रहा है, यह दोष विगत कई वर्षों से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी के कई ऐसे, जैसे समाजवादी पार्टी ने भी बहुत से ऐसे ब्लेम ईवीएम पर लगाने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी, जहां की ताला ने टूट गया था, कहीं कुछ, ये एक छुटपुट घटना है। लेकिन सारी ईवीएम मशीन खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह चुनाव विगत 2014 से ईवीएम का शुरुआत हुआ और आज तक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम जो हारता है वो करता है। अगर ऐसा ही है तो तेलंगाना में क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा ही है तो कर्नाटक में क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा है तो हिमाचल में क्यों नहीं किया गया? और विपक्ष के लोगों का हार के बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि ये 5 राज्यों में 4 राज्यों में हारे क्यों हैं। तेलंगाना जीतना भाषा की जो तोड़ मरोड़ है, हिंदी भाषाओं को जो साउथ में कबूल किया जाता है, उसके कारण से तेलंगाना में कर्नाटक के सारे मंत्री विधायक आकर के तेलंगाना में मजबूती किए, कांग्रेस मजबूत हुई। लेकिन ऐसा कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 सीट से 10 सीट पहुंचने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया है। अब रही बात यहां आपके कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी से विवाद हुआ, अखिलेश जी का विवाद हुआ टिकट के बंटवारे का, और ठीकरा फोड़ना चूंकि वाजिब था। जब आप राजस्थान जैसे इलाके में, मध्य प्रदेश जैसे इलाके में, छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में अपनी कमजोरी की वजह से जनता के हित के लिए न काम करते हुए आपके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, संजय जी आपको याद होगा, मणिपुर का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, टमाटर का मुद्दा था। आप जनता के साथ रह करके
और तब जाकर के जनता का आंदोलन करके चुनाव लड़े होते तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। लेकिन हर पार्टी ने एक ही चीज सोच लिया, प्रलोभन देना है, चाहे महिला को, चाहे बिजली को, चाहे पानी को, चाहे प्रलोभन दीजिए और चुनाव लड़िए। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी की विश्वसनीयता ने आकर के अपनी गारंटी दी और शिवराज सिंह चौहान ने लाडली का प्रोग्राम रखा और वह प्रोग्राम सक्सेस हुआ और आरए विजयी हो गए। ऐसी स्थिति में ईवीएम को दोष देना यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये आपका कहना यह है कि कमजोरी है कहीं ना कहीं। महेंद्र प्रकाश जी, देखिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा डॉक्टर अजय तिवारी कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, आप देखें कि महेंद्र प्रकाश जी, वर्तमान की स्थितियों में ऐसा नहीं है कि आपकी सरकारें नहीं आई हों। भाई, आप हिमाचल में आप आए हैं, कर्नाटक में आप आए हैं, तेलंगाना में आप आए हैं, और उसके बाद कांग्रेस जैसा बड़ा दल ये कहे कि मशीनें खराब रही हैं या मशीनों के ऊपर संदेह है, विपक्ष के अंदर आप हैं, विपक्ष के अंदर आप हैं, आप तो सारी चीजों को बड़े अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि सदन के अंदर आप इस चीज को रखें। और चुनाव आयोग ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से है कि कोई बाहर की थर्ड पार्टी चुनाव करा रही है और पूरा का पूरा चुनाव आयोग एक तरीके से आपके विरोध में चला गया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ी मशीनरी है, बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं। तो ऐसे में क्या आप कहेंगे, क्या लगता है आपको कि आखिर अपनी कमजोरी को छिपाने का यह साधन है केवल, या वास्तव में कांग्रेस को कुछ और लगता है? जी देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई आक्षेप नहीं है। हाँ, हालात जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों पर लोगों का विश्वास नहीं है। कांग्रेस अकेला दल नहीं है, पूरे विपक्ष में। और जहां तक ताल्लुक है अपने अडवाणी साहब ने भी, अगर इनको याद हो, अजय तिवारी साहब, ये वैसे तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं लेकिन मुझे लगता है ये बीजेपी की तरफ से ही आए हैं। अगर अडवाणी साहब ने भी इसके ऊपर उंगली उठाई थी, जब पूरा विपक्ष उंगली उठा रहा हो, हालात ये बताते हो कि जनाब विश्वास नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, बैलेट पेपर 3 लाख से ज्यादा के करीब आए थे। उन बैलेट पेपर में समाज के हर वर्ग के लोग थे, सरकारी कर्मचारी भी थे, महिलाएं भी थी, रिटायर्ड कर्मचारी भी थे, सेना के सदस्य भी थे जी। उनकी सुबह सुबह अगर आपने वोटिंग देखी हो तो कांग्रेस हर जगह जीत गई थी। अब मैं वोटिंग परसेंटेज नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत डिफरेंस था, और वही रिफ्लेक्ट कर रहा था पब्लिक के विश्वास को कि पब्लिक आज कहां जाना चाहती है, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, जहां भी हो। हुआ क्या, आप ये देखिए कि जो सर्वे आपके थे, क्या आपके सर्वे भी झूठे थे? आपके सर्वों में किसी भी सर्वे ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीतता हुआ नहीं दिखाया था। लेकिन हुआ क्या, उल्टा। अब मैं हालात को जो कह चुका, इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए एक शक सुबह का उठना बहुत जरूरी है। इसको राजनीति की दृष्टि से ना देखते हुए, कोई भी एक विश्व में देखिए, अमेरिका जैसा साधन संपन्न जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है, वो भी पेपर से ही बैलेट कराता है। तो एक हालात आज देखिए, आप यहाँ बैठे बैठे चांद पर चंद्रयान को हिला देते हैं रिमोट से, तो क्या कोई ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि आपके रखे हुए ईवीएम को हैक ना किया जा सकता हो? ठीक है, आज कोई बता नहीं पा रहा, आज आप किस बीमारी का इलाज नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी नहीं है। अगर कैंसर का इलाज ढूंढने में देर लग रही है तो इसीलिए कि उसका कारण नहीं पता लग रहा। ईवीएम में बदमाशी हो रही है, ये मैं आज साधारण तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हालात ये बताते हैं कि अगर ईवीएम को हम हटा लें तो मोदी जी और जो बीजेपी के हमारे साथी हैं, इनसे एक मेरी प्रार्थना है कि अगर जनता चाहती है तो वो बैलेट पेपर से भी आपको वोट देगी। तो आपको ऐसा क्या है कि साहब, विपक्ष जो पूरा का पूरा 40-45% तो है ना देश के नागरिक, आप देखिए कि ना तो किसी भी प्रदेश में क्या जनता में ऐसा जोश दिखाई दे रहा है जीतने के बाद। सिर्फ बीजेपी हल्ला मचा रही है, बाकी जनता खामोश बैठी, क्योंकि जनता को विश्वास ही नहीं है कि ये क्या हो गया। इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए, राजनीतिक दृष्टि से ना देखते हुए, इसको इस तरह से देखा जाए। अच्छा महेंद्र जी, आपने कहा कि ईवीएम की जगह अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो अगर उसके बाद भी रिजल्ट आपके अनुकूल ना आए, तब क्या? तब कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए नहीं, तो वो जो इतना बड़ा एक सेटअप लगेगा, इतना बड़ा नुकसान होगा, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी बहुत सारे सवाल फिर खड़े होंगे, तब क्या होगा? तब उसकी जिम्मेदारी कौन ले? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको वहां करना चाहिए जहां सबको स्वीकार्य हो। हाँ, पूरे विश्व का मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, किसी और देश का नहीं। वहां पर भी बैलेट पेपर ही लगाए जाते हैं। पर महेंद्र प्रकाश जी, जब 2014 में आ रही थी, या मैं कह रहा हूं किसी भी चुनाव में, तब तो विपक्ष की जिम्मेदारी थी ना। विपक्ष तो अभी भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष ताकतवर नहीं है,
विपक्ष तो और ज्यादा जगह ताकतवर है। आप देखें बहुत सारी जगह आपके और आपके गठबंधन की सरकारें हैं। देखिए, जहां पॉसिबल है, मैंने कोई उंगली नहीं उठाई। हाँ। मैं हालात को दिखा रहा हूं आपको। हालात ये कहते हैं कि अगर बैलेट पेपर से शुरुआत की जाए तो सभी के जो शक शुबे हैं वो हट जाएंगे। आप विपक्ष को क्या समझते हैं? पूरा विपक्ष 35-40% तो हिंदुस्तान की जनता को रखता ही है विश्वास। अगर पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि बैलेट पेपर से करा लीजिए, तो इसमें ऐतराज क्या है? इसमें अभी आप ऐतराज क्या है? देखिए, बिल्कुल। मैं हमारे एक साथ छोटी सी बात और कह दूं। हाँ एक छोटी सी बात और कह जी दूं, जी जी जो मेरे साथी खुश हो जाएंगे। अभी 370 हटाया गया। नेहरू जी ने जब 370 को लगाया तो उन्होंने यही कहा था कि धीरे धीरे हट जाएगा। अब इस ईवीएम को भी लाए कांग्रेस वाले ही थे, तो इसको हटाने में ऐतराज क्या है? आप बैलेट पेपर में ऐतराज क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। चलिए 370 पर तो अब ऐतराज खत्म हो गया ना सबका। अब तो कांग्रेस भी खुश होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ चलिए कौशल जी ऐतराज क्या है अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो? देखिए संजय जी, ईवीएम पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। 2014 के पहले जब चुनाव होते थे तो भारतीय जनता पार्टी और जो उसकी घटक दल थे वो भी इस पर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। और जहां तक अभी आप इसके इतिहास के बारे में देखेंगे तो लगभग 140 से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं ईवीएम से, और कांग्रेस ज्यादा जीती है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जब 2014 के बाद जब परिणाम एक तरफा आने चालू हुए, उसके बाद से इस तरह की जो बातें उठनी शुरू हुई, तो कहीं न कहीं इसको लेकर जब चुनाव आयोग ने 2017 में कहा था कि यदि इसको आप कोई हैक कर सकता है, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था कि यदि इसको कोई हैक कर सकता है तो हैक करके बताए, उसके लिए चैलेंज भी किया था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। तो कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, आप देखेंगे इस बार के चुनाव के एक बाद उठना इसलिए लाजमी हो रहा है कि ना कांग्रेस को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये परिणाम कैसे है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, और जिस तरह से बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, निश्चित तौर पर जो परिणाम जिस तरह से आए उसको लेकर कहीं न कहीं जो नेता है, कांग्रेस के जो नेता है, उनके मन में सवाल उठ रहा है कि इस तरह के परिणाम आखिर कैसे आ गए। निश्चित तौर पर बैलेट पेपर में जब छत्तीसगढ़ में भी काउंटिंग शुरू हुई थी तो इस तरह के देखने को मिला था कि जो कांग्रेस उसको बढ़त दिखती थी, लेकिन जैसे ईवीएम में गणना शुरू हुई उसके बाद से जो एक तरफा बहुमत की और बीजेपी बढ़ी वो कम ही नहीं हुआ। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारे देश में और पूरे विश्व में इस तरह की बातें हैं, यदि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता है कि उसमें एक चिप लगा है जो चुनाव आयोग के माध्यम से उसको पता रहता है कि वो जो मशीन है वो कहाँ रखा गया, कहाँ भेजा जाता है। तो जब उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है निश्चित तौर पे, तो जब वो ट्रैकिंग चुनाव आयोग कर सकता है तो दूसरे जगह भी कोई हैकर बैठ के उसको ट्रैक कर सकता है। तो इस तरह की जो चीजें लगातार जो मन में जो कयास उठते हैं लोगों के, तो आम जनता के मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं, यार क्या क्या ईवीएम हैक हो सकता है। तो इस पर एक मुझे लगता है कि एक विशेषज्ञों की टीम बनाकर, जो टेक्निकल टीम है, न सिर्फ इंडिया से बल्कि बाहर से भी यदि आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, यदि इसको दुरुस्त किया जा सके कि क्या इसको हैक किया जा सकता है, क्या इसको हम कहीं बैठकर इसको वोट को आप कन्वर्ट देखें ना कर कि सकते आज हैं। तक चुनौती देने के बाद भी कोई सामने नहीं आया नहीं कि आया, जो मैं वही कह ईवीएम रहा हूँ। मशीन को हैक कर दिखा दे। जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो जो लगातार इस तरह की बातें हैं उसके बावजूद इस तरह का सवाल उठना, मुझे लगता है कहीं न कहीं जो भी राजनीतिक दल हार का सामना करता है उसकी ओर से इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जब ओपन चैलेंज में यदि कोई नहीं आया तो मुझे लगता है कि इस बात की स्वीकारता होनी चाहिए कि यदि आप हार रहे हैं तो उसका मैंडेट जो है वो जनता ने आपको जो विपक्ष में बैठाने की प्लानिंग की तो आप विपक्ष में बैठिए। नहीं, पूरा विपक्ष अगर कह रहा है, पूरा विपक्ष अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं इतने बड़ा विपक्ष है, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष जैसे कि कह रहे हैं महेंद्र प्रकाश भाई, बहुत सारी जगह तो सरकारें भी और 40% अगर मान लिया भी जाए तो एक बात सुनी भी जानी चाहिए। मैं गौरव मिश्रा से भी इस बात को ले लेता हूं। गौरव जी, एक अकेली कांग्रेस नहीं कह रही है गौरव जी, ये अखिलेश जी भी कह रहे हैं, ममता जी भी कह रही हैं, और भी सब लोग कह रहे हैं कि आखिर ईवीएम मशीन जो है वो कहीं ना कहीं हैक हो सकती है या उन पर गड़बड़ी हो सकती है या हुई हो। मतलब कि जो एक हार है, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो जो हार है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, या ये भी कह सकते हैं कि जो आप जीते हो वो जीत देखी नहीं जा रही। मतलब दोनों चीजें हैं। अब आप ये देखिए कि विपक्ष अगर कह रहा है और संपूर्ण विपक्ष एक होकर कह रहा है ईवीएम मशीन जो है वो संदेह के घेरे में है और जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पर होने चाहिए, तो आपत्ति क्या है गौरव जी? संजय जी, विपक्ष जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा है तथाकथित इंडी अलायंस, वो इन दोनों ही पक्ष का कोई विषय नहीं है। इसमें दरअसल विपक्ष को भविष्य में होने वाले चुनाव का डर सता रहा है। उसके लिए अभी से ये राग अलापना शुरू कर दिए हैं और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिए। ये 2024 की तैयारी है
दरअसल ये 2024 की तैयारी है, उन्हें परिणाम पता है कि जनता जनादेश किसको देने जा रही है। इसलिए अब से ही ये वातावरण, ये माहौल बनाओ कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक की जा सकती है। यदि ईवीएम से इतना परहेज है तो तेलंगाना की जीत को सरेंडर कर दें, वहां से इस्तीफा दे दें, कह दें कि सरकार नहीं बनाएंगे। कर्नाटक से इस्तीफा दे दें, कह दें कि हम सरकार नहीं चला सकते क्योंकि ईवीएम ने जितवाया है। हिमाचल से हट जाए तो मीठा मीठा पेट के अंदर, कड़वा कड़वा बाहर, ऐसा नहीं चलता है। जनता जनार्दन है, जनता फैसला देती है। एटीएम हैक नहीं हो सकता, एटीएम से पैसा निकालेंगे उससे हैकिंग नहीं हो सकती। दूसरे जो तकनीक है, दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेंगे, उसमें हैकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब चुनाव ये हार जाएंगे तो ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। ये तो दोगला चरित्र विपक्ष का स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला उनके पक्ष में देता है तो बहुत अच्छा है, और जैसे ही विपक्ष में देता है, जैसे ही उनके खिलाफ फैसला देता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी कटघरे में खड़ा हो जाता है, उनके जजेस भी कटघरे में खड़ा हो जाते हैं, देश की सेना भी कटघरे में खड़ा हो जाती है। विपक्ष के द्वारा देश की सेना के ऊपर, उसके पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। मतलब गौरव जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के लोग अपनी अपनी सरकारों को सरेंडर कर दें तब सोचा जा सकता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएं। संजय जी, बिल्कुल कर देना चाहिए। यदि नैतिकता थोड़ी भी बची है हाँ। तो तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से, नहीं, फिर बंगाल भी है, फिर और भी हैं, और सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। बिल्कुल कहना चाहिए कि बैलेट से चलिए कराइए, तो बैलेट भी करके देख ले। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में हुआ था ना बैलेट पे चुनाव, अभी पंचायत के क्या स्थिति थी, कितने तरीके से बैलेट लूटे गए, कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई, कितनी गोलियां चली, कितना तांडव हुआ, बैलेट लूटे गए। वही बैलेट लूट करके तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही। आप बताइए, क्या फिर वही जंगल राज चाहते हैं? ये वही चाहते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि जहां पे जो ताकतवर है वहां पर बैलेट को लूटे, वहां पे अराजकता फैलाए और सत्ता में आए, लोगों को वोट न देने दे, बाहर से वापस कर दे बूथों से कि हाँ आपका वोट पड़ गया, मैंने तो अपने आंख से देखा हुआ है। और ये क्यों भूलते हैं, उत्तर प्रदेश में नीरज मिश्रा की उसी के लिए हत्या कर दी गई, सिर कटी हुई लाश मिली। तो ये कम से कम अब अराजकतावाद कैसे देश में लाया जाए उसकी योजना बना रहे हैं। और दूसरी तरफ 2024 में आसन्न हार को बचाने के लिए उसका ठीकरा अभी से ईवीएम पर फोड़ना चालू कर दिया है। महेंद्र प्रकाश जी, जवाब दीजिए। देखिए, गौरव मिश्रा ने बहुत सारी चीजें कही हैं कि आप हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, जहां जीतते हैं वहां सरेंडर करना नहीं चाहते। जल्दी से, क्योंकि समय कम है जी। गौरव जी को मैं क्या समझाऊं, 70 साल तक जो पार्टी सत्ता में रही हो, जिसने हमेशा जीत का स्वाद देखा हो, हार का स्वाद भी देखा हो। इंदिरा गांधी जी 77 में बुरी तरह हारी, 80 में दोबारा जीत कर आई, तो हमें हार की चिंता मत सताइए, आप अपनी जीत की चिंता कीजिए। हमने 35 साल से क्या आप कहते हैं, बहुमत में नहीं है, पिछले 35 वर्षों से बहुमत में नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार आप नहीं बना पाए हैं। जनता ने आपको जनादेश पूर्ण बहुमत का नहीं दिया है। मोहिंदर जी बोलिए, मोहिंदर प्रकाश जी बोलिए। ये गौरव मिश्रा जी 70 साल का इतिहास तो आप सुनाते रहते हैं, 35 साल का इतिहास आप पीछे हम नहीं है, ये आप कभी क्यों नहीं कहते? हम तो सत्ता से 35 साल से बाहर है, समझ लीजिए। लेकिन आपने जो कहा अभी कि साहब ये बैलेट पेपर लूट लेंगे, ये इतने ताकतवर हैं, तो आप अपने आप को कमजोर मानते हैं इतना सत्ता में आने के बाद भी, कि आप बैलेट पेपर से ईमानदारी से इलेक्शन नहीं करा पाएंगे? आज भी आप दूसरी पार्टी विपक्ष को इतना सत्ताधारी समझते हैं, गुंडा समझते हैं। पर ये कौन सोचेगा मोहिंदर जी कि इतनी बड़ी आबादी बैलेट पेपर पर चुनाव, लोकसभा के चुनाव कितने दिन चलेंगे और कितने दिन काउंटिंग होगी? कौशल जी, दोनों लोगों पे जवाब दीजिए कि वास्तव में टेक्नोलॉजी से परहेज किया जाए या टेक्नोलॉजी को हम ये कहेंगे कि उसे ऐसा कर दिया जाए कि वास्तव में वो अभेद हो जाए। जैसे कि एक बात कही कि जो हमारी एटीएम मशीन है उसमें से तो पैसे नहीं निकल पाते, उसे कोई हैक कर ले और धनाधन पैसे निकलने शुरू हो जाए, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम ईवीएम में भी हो। कौशल जी जवाब दे दीजिएगा जल्दी से, समय कम है जी। निश्चित तौर पर संजय जी, टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया जाना चाहिए। पुराने ढर्रे पे जाने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि जो ईवीएम है, यदि उस पर सवाल उठ रहे हैं तो इस पर एक बार और क्लेरिफिकेशन आ जाना चाहिए कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, जिसके एटीएम से पैसे नहीं निकाले जा सकते। हाँ। तो जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है पीछे हटने के बजाय हमको आगे बढ़ना होगा और अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल करना होगा, और ये भी देखना होगा कि उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसकी उपलब्धता कितनी सुलभ है, ताकि लोगों के बीच हम जाकर आसानी से चुनाव करा सकें। कौशल जी, आप देखिए ना कि इतनी बड़ी आबादी है और आप आज कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं आगे, हम विकसित होना चाह रहे हैं, विकास हो रहा है यहाँ पर, और ऐसे में हम ये कहें कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। हाँ, ये ठीक है कि मशीनों पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन उस संदेह को दूर करने के लिए कौशल जी ये भी हो सकता है कि आप उसके कुछ और, उसका एक नया सिस्टम कुछ और अपग्रेड करें।
ऐसा तो नहीं है कि भाई आज की स्थिति को छोड़ दो, तो उन्होंने कहा बैलगाड़ी पे चलो जी, अब जो गाड़ी की स्थिति तो अब अलग हो गई है। निश्चित तौर पर संजय जी, लगातार अपग्रेडेशन का सिस्टम चल रहा है। आप देखेंगे पहले बड़े टीवी आते थे, फिर पोर्टेबल आ गए, अब तो एलईडी आ गया, अब तो इतने पतले टीवी आ गए कि आप उनको आपके वायर जितने पतले हो गए। तो जिस तरह आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, मुझे लगता है ईवीएम में यदि कहीं पे कोई फॉल्ट लगता है तो उसको अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए। और जिस तरह से पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, हाँ। उनको लाकर एक बार बात करानी चाहिए कि क्या इसको हैक किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, तो फुल प्रूफ एक प्लान बनाना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और आप यदि इसमें वोटिंग कर रहे हैं और जिसको वोटिंग कर रहे हैं उसी को ही उसका वोट पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। डॉक्टर अजय जी, एक सवाल आपसे ले रहा हूं कि तेल महंगा हो गया तो बैलगाड़ी पर चले जाएं, है ना, तेल महंगा हो गया तो बैलगाड़ी पर चले जाएं, फिर बैटरी की जो इजाद हुआ है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए हैं, फिर उसकी क्या आवश्यकता है, उसको क्यों इजाद किया गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे देश में आया और नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा इस पर मेहनत किया है। आना भी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन हमारे देश में कई जगह पॉल्यूशन की वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। लेकिन तेल महंगा है इसलिए इलेक्ट्रिकल ला करके सस्ता किया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल गाड़ियां महंगी कर दी जा रही है, जिससे अगर जोड़ा जाए तो तेल से बराबर से ज्यादा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं अपने महेंद्र जी के लिए कहना चाहता हूं, भारत देश का कोई पत्रकार, कोई राजनीतिक विश्लेषक किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में न बोलता है न बोलेगा। ये अलग बात है कोई बिकाऊ होगा। आप बताइए, वो 2014 से भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है और दिल्ली में 2014 से अब तक नहीं जीत पा रही है। क्या ये ईवीएम का खेल वहां नहीं कर सकते थे? ममता बनर्जी के राज्य को, वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए जहां इतने खून खराबे हुए, क्या वहां ईवीएम का खेल नहीं? चलिए महेंद्र जी बोलिए, जल्दी से बोलिएगा महेंद्र जी। हाँ जनाब, मैं इनको छोटा सा जवाब बता दूं। हाँ, अगर MIS देखें, जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में मुश्किल से 3 या 4% का फर्क है और 2% वोट को इधर उधर कर देने से किस किस सीट पे कहां फर्क पड़ता है जरा देख लीजिएगा। अब सिलसिलेवार देखिएगा जो जीत नहीं तो हार का फिर डिफरेंस ये भी है। बता दीजिए महेंद्र जी, क्योंकि मैं गौरव से एक लास्ट लाइन लूंगा, आप ये बता दीजिए कि आखिर फिर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब ये क्यों छोड़ दिए गए? ये परसेप्शन भी है। देखिए, बीजेपी का परसेप्शन वहां बिल्कुल नहीं था कि अगर ये तेलंगाना में जीतते तो पूरा शक चला जाता। परसेप्शन जहां क्रिएट किया जाता है वहीं पंजाब, दिल्ली में देखिए, दिल्ली और पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जहां तक ताल्लुक है मतलब आप मानने वाले नहीं, आप कहोगे कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव हो, आप नहीं कोई परंपरा, आप ये नहीं कहेंगे ईवीएम की जगह कोई और डिजिटल है, कोई और सेटअप आ जाए, आज मानेंगे नहीं, आप भी ईवीएम को हटा के ही मानेंगे। महेंद्र जी, आप एटीएम से चोरी होती है साहब, एटीएम को हैक किया जा रहा है, आप गलत मत बोलिए। एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। चलिए गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से, एक लाइन में बस केवल। हाँ देखिए संजय जी, हैकिंग के मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्टी होगी, वो जानती होगी कैसे हैक किया जाता है। लेकिन इसी ईवीएम से मिले वोटों का कितना बढ़िया से कॉलर टाइट कर रहे हैं कि हमारे वोटों की संख्या ज्यादा है, इतने लाख ज्यादा है। आखिर उसी ईवीएम के माध्यम से उन वोटों की संख्या निकल करके आई है। दरअसल देखिए, इनको जमीन पे काम करना पड़ेगा। इस तरह की थोथी और बच्चों जैसे रोने वाली राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और वास्तविकता में जनता के हित में काम करने पड़ेगा। ट्विटर और ड्राइंग रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी इन्हें रिजल्ट मिलेगा। ये जनता से दूर हो चुके हैं, मुद्दों से दूर हो चुके हैं और नकारात्मक राजनीति में इतने डूब चुके हैं कि ये देशद्रोह पर आ गए हैं, देश के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिए हैं और हर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाना इनकी एक प्रकार से प्रवृत्ति बन गई है। चलिए गौरव जी, बिल्कुल मतलब महेंद्र जी कहेंगे कि चुनाव जो है बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए, मतलब बैलगाड़ी में जाना ही पड़ेगा। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश में राज्यों के चुनाव में अलग अलग परिणाम मिलते रहे हैं। कांग्रेस ने हाल में हिमाचल, कर्नाटक और अब तेलंगाना का चुनाव जीता है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में ईवीएम मशीन के जरिए नतीजों को प्रभावित किया जाता है। अगर सियासी दलों के पास कोई तथ्य है तो उन्हें प्रमाण देना चाहिए। सियासी दलों को चुनाव के हार जीत को मतदाताओं के निर्णय का सम्मान करते हुए भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कोई संशय भी है तो उस संशय को दूर करने के लिए उसे और हाईटेक और सिक्योर कैसे किया जा सकता है, उस पर विचार होना चाहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।